हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए सीटेट पेपर 2 में साइंस के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11, ठीक है, जिसका नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। प्रकाश क्या होता है, छाया क्या होती है, कैसे बनती है और रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए लाइट जो चैप्टर है वो आपका क्लास 6 में भी पढ़ना है, 7 में भी पढ़ना है और 8 में भी पढ़ना है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है और प्रत्येक साल यहाँ से सवाल जो वो देखने को मिलता है। एक ना एक सवाल आपको ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेगा। इसी कारण से क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ से जो है वो आपको कुछ जानकारी मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो हमेशा की तरह देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है, किसे कहा जाता है, छाया क्या होती है, कैसे बनती है, पिन होल कैमरा क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका पिन होल कैमरा, यहाँ से सवाल जो कई बार देखने को मिला है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो देखिए प्रकाश के डिफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो ऊर्जा का एक रूप है जिस कारण से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, उसी को हम लोग लाइट कहते हैं। आप कोई टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो कमरे में रखे वस्तुएं दिखाई देने लगती है, या इसीलिए होता है क्योंकि प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को जो वो देख सकते हैं। ये आपका प्रकाश का जो बेसिक सा डिफिनेशन है। अब यहाँ पे अगर प्रकाश उत्सर्जित करने के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन किया जाए तो दो भागों में बांटा जाता है ऑब्जेक्ट को। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट जिसको हिंदी में दीप्त पिंड के नाम से जानते हैं। एक होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जिसको अदीप्त पिंड के नाम से जानते हैं। अब लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, वैसा वस्तु, वैसा ऑब्जेक्ट जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उन्हें हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि सन हो गया, टॉर्च का बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या है, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसी कारण ये सब जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा वो सभी वस्तु जिससे प्रकाश है वो यहाँ पे उत्सर्जित नहीं होती है, हम लोग उस वस्तु को प्रकाश के मदद से देख पाते हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुर्सी, जूता, चित्र, मेज, ये सब क्या है, कॉपी, किताब, कलम, सब कुछ आपका नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये सभी से जो है वो प्रकाश का एमिशन नहीं होता है, प्रकाश जो है वो नहीं निकलता है, ठीक है। अगर लुमिनियस ऑब्जेक्ट को बांटा जाए तो दो सोर्स के में बांटा जा सकता है, ठीक है। सोर्स के आधार पे देखा जाए तो दो सोर्स में बांटा जा सकता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट को। एक होता है नेचुरल ऑब्जेक्ट और एक होता है मानव निर्मित, ठीक है। तो देखिए कुछ लुमिनियस ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, तारे, जुगनू, ये सब का क्या है, ये सब के पास अपना प्रकाश है। अब कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसके पास क्या है, जिनका निर्माण इंसानों के द्वारा किया गया है, विद्युत बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, और ये सब के पास भी अपना प्रकाश है, लेकिन इसका जो निर्माण है वो इंसानों के द्वारा किया गया है। इसी कारण से ये मानव निर्मित स्रोत हैं। तो उम्मीद करते कितना चीज़ें आपको जो वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या क्या मैंने आपको बताया कि लाइट किसे कहा जाता है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। और लुमिनियस ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक नेचुरल, एक ह्यूमन मेड या मैन मेड, ठीक है। नेचुरल में सूर्य, तारे, जुगनू, और मैन मेड में आपका विद्युत बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती। तो इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब प्रकाश के पारगमन की क्षमता के आधार पर वस्तुओं को जो तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो इसके बारे में भी आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। हाउ मच लाइट कैन पास थ्रू देम। तो इस आधार पर जो वस्तुओं को तीन भागों में बांटा जाता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है वे प्रकाश को पूरी तरह गुजरने देती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में अगर आप टॉर्च जलाइएगा, प्रकाश को पार कीजिएगा तो उसका आर पार जो प्रकाश हो जाएगा। ऐसी वस्तु को ट्रांसपेरेंट के नाम से जानते हैं, जैसे कि कांच हो गया, साफ पानी हो गया, ये सब के आर पार जो प्रकाश गुजर सकता है।
ओपेक क्या होता है, जिन वस्तुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता है, वे प्रकाश को नहीं गुजरने देती। लकड़ी हो गया, धातु, मेटल, तो इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। या फिर कोई टॉर्च, कोई लाइट जलाइएगा तो इसके आर पार से वो लाइट नहीं जा सकता, इसी कारण से ये ओपेक हो गया। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, पारभासी, जिन वस्तुओं के आर पार थोड़ा देखा जा सकता है पर स्पष्ट रूप से नहीं। धुंधला कांच, तेल का कागज या जो प्लास्टिक वगैरह होता है वो हो गया आपका ट्रांसलूसेंट के अंतर्गत, जिसके आर पार जो वो क्लियरली हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना जानकारी जो आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट के बारे में। आगे है छाया। व्हाट इज ए शैडो। शैडो क्या होता है, तो देखिए जब भी प्रकाश किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो मैंने आपको बताया कि ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार जो प्रकाश नहीं जा पाता है, तो इस कारण से क्या होता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी छाया बन जाती है। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, तो वह वस्तु प्रकाश के मार्ग को रोकती है और जिस स्थान पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां छाया बनती है। जैसे कि आप इस पेड़ को देख सकते हैं, इधर से आपका लाइट है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक तरह से ओपेक वस्तु है, इसके आर पार जो प्रकाश नहीं जा पाया, इस कारण से इसकी जो है वो छाया बन गई और यहाँ तक जो है वो लाइट पहुँचा भी नहीं। तो ये छाया क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ओपेक वस्तु के ऊपर जब लाइट पड़ती है और लाइट उसके पार नहीं हो पाती है तो ओपेक जो ऑब्जेक्ट होता है वो छाया बना देता है। ठीक है, छाया के गुण क्या होता है, छाया हमेशा वस्तु की आकृति जैसी होती है। जिस टाइप का आपका ऑब्जेक्ट होता है इसी के शेप का जो वो छाया भी देखने को मिलेगा, दोनों का जो आकार है वो आपको एक जैसा देखने को मिलता है। छाया का आकार और दिशा जो है प्रकाश स्रोत की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जो शैडो बनता है, ठीक है, तो वो डिपेंड किस पे पड़ता है, डिपेंड करता है सोर्स पे, सोर्स ऑफ लाइट पे। अगर लाइट मान लीजिए इस डायरेक्शन से आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो हो सकता है जो छाया बनेगा वो छोटा बनेगा। हो सकता है आपका और भी नीचे से आएगा तो छाया हो सकता है बड़ा बनेगा। तो डिपेंड करता है कि लाइट किस एंगल से उसके ऊपर पड़ रहा है और कहाँ से लाइट जो है आ रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो छाया का जो है वो कहा जाए तो आकार और दिशा डिपेंड करता है। केवल अपारदर्शी वस्तुएं ही स्पष्ट छाया बनाती है। छाया का रंग वस्तु के रंग पर नहीं, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कभी कभी ये सवाल आ जाता है, बताइए कि अगर ऑब्जेक्ट के रंग को बदल दिया जाए तो क्या छाया के रंग भी बदल जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। छाया का जो रंग होता है वो वस्तु के रंग पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है प्रकाश के रंग पे। जैसे कि आप इस तितली को देख सकते हैं, तितली तो रंगीन है लेकिन इसका छाया वही काली छाया है, ठीक है, डार्क शेडो है। ऐसा तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगर तितली रंगीन है तो छाया भी रंगीन बनना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। शैडो का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, शैडो आपका डार्क ही बनता है। अगर शैडो जो है आपका डार्क ही बनता है, और अगर शैडो का रंग आपको बदलना है तो फिर आपको लाइट सोर्स बदलना होगा। लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रही है उसका कलर बदलना होगा, तब जाके शैडो जो वो थोड़ा बहुत कलर आएगा। ठीक है, सूर्यास्त के समय छायाएं जो होती है वो लंबी होती है, लालिमा लिए हुए दिखाई देती है। ठीक है, सूर्यास्त के समय क्या होती है, छाया जो होता है वो लंबा और लालिमा लिए हुए दिखाई देती है, क्योंकि उस समय प्रकाश का रंग लाल नारंगी होता है। तो देखिए यहाँ पे लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है, ना कि ऑब्जेक्ट के कलर पे। ठीक है, लाइट सोर्स के कलर पे डिपेंड कर रहा है छाया, ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कलर पे। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा किसे कहते हैं, सूचित छिद्र कैमरा। तो देखिए कभी आपने देखा होगा इस टाइप का सिनेरियो को सड़क वगैरह में क्रॉस करते वक्त, कि पेड़ के नीचे क्या होता है कि छोटे छोटे बूंद टाइप के, ठीक है, ड्रॉप टाइप के आपका सनलाइट देखने को आपको मिलता है। ठीक है, प्रकृति में एक उदाहरण पिन होल कैमरा का है। कभी आपने देखा होगा कि घने पेड़ों के नीचे जमीन पर सूर्य के काले धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, इस टाइप का आपको सीन देखने को मिलता होगा। वास्तव में ये सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि सर्कुलर इमेज होते हैं। सन का क्या होता है, एक तरह से सर्कुलर इमेज होता है। पत्तियों के बीच के छोटे छोटे खाली स्थान सूचित छिद्र की काम करते हैं और सूर्य के ये गोल चित्र बनाते हैं। ठीक है, पत्ती के बीच के जो छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं, ऊपर में जो ट्री होता है उसका पत्ता क्या होता है, छोटा छोटा होता है और उसके बीच में खाली स्थान होता है, तो उससे जब लाइट पास होता है ना
तो लाइट पास होता है तो वो सूर्य का इमेज बनाता है, सूर्य के ये गोल चित्र बनाते हैं। इन्हें आप सूर्य ग्रहण के समय भी देख सकते हैं। तो इस टाइप का सीन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? सूर्य ग्रहण जब होता है तो उस टाइम भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। पिन होल कैमरा का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया उसके बारे में, ठीक है। प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश देती है उसको दीप्त पिंड कहते हैं, यानी कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो प्रकाश मतलब जो वस्तुएं अपना प्रकाश जो है वो उत्पन्न नहीं करती है उसको हम लोग अदीप्त पिंड कहते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा शैडो आर फॉर्म्ड ओनली बाय ओपेक ऑब्जेक्ट, छाया केवल अपारदर्शी वस्तुओं से बनती है। पिन होल कैमरा वस्तु का उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जैसे कि सन था तो सन का यहाँ पे छोटा सा इमेज बना रहा था, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आपको विशेषता याद रखना है कि जो पिन होल कैमरा जो होता है वो आपका इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज बनाता है। इसके अलावा पिन होल कैमरा का कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं और भी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर याद रखिएगा, यहाँ से सवाल कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। सूचित छिद्र कैमरे से बना प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है, ठीक है। जो आपका इमेज जो बनता है वो आपका ऑब्जेक्ट की तुलना में उल्टा रहता है। इससे बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। जो आपका इमेज बनेगा वो रियल होगा। तो देखिए रियल हो गया आपका, इन्वर्टेड हो गया, ठीक है, रियल इन्वर्टेड। इससे बने प्रतिबिंब में वस्तु का वास्तविक रंग दिखाई देता है। तो आपका जो रियल कलर है वो दिखाई देगा, ठीक है, वास्तविक रंग दिखाई देगा। सूचित छिद्र कैमरे से बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा, बड़ा या वस्तु के आकार का भी हो सकता है। तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, या फिर वस्तु के आकार का भी हो सकता है। सूर्य ग्रहण के समय पिन होल कैमरे से ही प्रतिबिंब देखना चाहिए। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत घातक हो सकती है। पिन होल कैमरा कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी आपके एनसीईआरटी किताब में दे रखा है। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, आसानी से जो है वो आप लोग बना सकते हैं पिन होल कैमरा को। एक बार एनसीईआरटी किताब को देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, ठीक है, कि कैसे जो पिन होल कैमरा को बनाया जाता है और कैसे उसका उपयोग जो वो किया जाता है। तो सनलाइट को डायरेक्टली ना देखते हुए हम लोग जो पिन होल कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं, जिससे हमारे आंखों को जो है यहाँ पे नुकसान ना पहुँचे। तो ऐसा हम लोग कब कर सकते हैं? सूर्य ग्रहण के समय, ताकि जो सूर्य की जो डायरेक्ट किरणें हैं वो हमारी आंखों तक ना पहुँचे, ठीक है। अब जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है कि प्रकाश जब किसी चमकदार सतह पर के ऊपर जो पड़ता है तो वह प्रकाश की दिशा जो वो बदल जाती है, ठीक है। जब किसी चमकदार सतह शाइनी सरफेस पर प्रकाश डाला जाता है तो वह सतह प्रकाश की दिशा को बदल देती है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चम्मच ले लीजिए, सरफेस ऑफ वाटर या दर्पण ले लीजिए। इसके ऊपर जब लाइट पड़ता है तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, सभी प्रकाश की दिशा को मोड़ सकते हैं। परावर्तन देखिए, आपने जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन किया है, 12th किया है साइंस से, तो ये सब बहुत ही छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आराम से आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। परावर्तन क्या है? दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में किया गया परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो कुछ इस टाइप का लाइट पड़ेगा अगर कोई चिकना सरफेस पे, तो ये आपका जो वो वापस चला जाता है, ठीक है, इसकी दिशा जो है बदल जाती है। बाकी इसका नियम भी आपको पता होगा कि दोनों जो एंगल होता है वो आपका बराबर होता है। इस एंगल को इंसिडेंस एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन का नियम है। बाकी जो तीनों किरण होता है वो आपका सेम सरफेस पे लाई करता है। तो पहला नियम यही होता है कि आपका एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और दूसरा नियम यही होता है तीनों जो आपका किरण है वो आपका सेम सरफेस पे लाई करता है, ठीक है। तो दो नियम आपको रिफ्लेक्शन के पता होंगे। प्रतिबिंब का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब प्लेन मिरर, ठीक है, समतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसकी कुछ विशेषताएं होती है। तो उन विशेषताओं से सवाल जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। आप दर्पण में मोमबत्ती की लो को देख सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दर्पण के पीछे भी एक वैसी ही मोमबत्ती रखी हो। वह जो मोमबत्ती दिखाई देती है दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है, इमेज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो जो इमेज बनता है प्लेन मिरर, देखिए हम लोगों के घर में जो दर्पण रहता है वो भी एक तरह से क्या है, प्लेन मिरर है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वो भी हमारा प्लेन मिरर है। अब उस मिरर में जो आपका फिगर बनता है उसको हम लोग इमेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हम लोग उसके लिए क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग अपना फेस देख रहे हैं तो हम लोग हो गए ऑब्जेक्ट, और जो दर्पण में जो फोटो बन रहा है उसको हम लोग इमेज के नाम से जानेंगे। अब जो इमेज बनता है उसका क्या क्या विशेषता है, तो देखिए प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि आपका साइज इमेज में छोटा दिखाई दे, दोनों का साइज जो वो समान होता है। प्रतिबिंब हमेशा सही बनता है, मतलब सीधा बनता है, अपराइट बनता है, इरेक्ट बनता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मिरर के सामने खड़ा है और हम लोगों का उल्टा इमेज बना के दे दें, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इरेक्ट इमेज बनता है, इक्वल साइज में बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। जितना दूर में हम लोग दर्पण से खड़े रहते हैं इमेज भी उतना ही दूरी पे बनता है। इसके अलावा और भी कुछ विशेषताएं हैं कि इमेज जो बनता है वो आपका वर्चुअल बनता है, लेटरली इन्वर्टेड बनता है, इरेक्ट बनता है, सेम साइज का बनता है, और डिस्टेंस भी आपका सेम होता है। और एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है कि लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, किसे कहा जाता है, लेटरल इन्वर्जन के नाम से भी जिसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पे इस चीज़ को देखा होगा कि जब आप दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो अगर आप राइट हैंड को खड़ा करेंगे, ठीक है, तो इमेज जो आपका बनेगा उसमें आपका लेफ्ट हैंड खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो इसी विशेषता को हम लोग लेटरल इन्वर्जन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो लड़का है वो आपका राइट हैंड को खड़ा किया, लेकिन इमेज में क्या दिख रहा है कि ये लेफ्ट हैंड को खड़ा किया है, ठीक है। तो जब हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें राइट जो हाथ है वो लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट वाला जो वो राइट दिखाई देता है। इस घटना को हम लोग लेटरल इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। यदि आप अपने दाएं हाथ में कुछ पकड़े तो प्रतिबिंब में वह बाएं हाथ में दिखाई देगा। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना था क्लास 6 में, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ना है। एक तरह से हो सकता है आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे कुछ एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ से सवाल किस टाइप के फ्रेम हो सकते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। बाकी 7 में भी आपको पढ़ना है, 8 में भी ये चैप्टर पढ़ना है, तो वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे हम इसके बारे में। और ज़्यादातर जो सवाल है आपका क्लास 8 के लाइट वाले चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए एमसीक्यू प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला सवाल है हमारा, प्रकाश के संचार के संदर्भ में पदार्थ के गुणों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ओपेक पदार्थ को दर्शाता है जो किसी भी प्रकार के प्रकाश को अपने आर पार जाने नहीं देता। तो बेसिकली जो प्रश्न पूछ रहा है वो आपका ओपेक का एग्जाम्पल पूछ रहा है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा ओपेक मटेरियल का, ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। तो ए थिन शीट ऑफ टिश्यू पेपर के आर पार जो है प्रकाश हल्का हल्का जा सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह से आप इसको ट्रांसलूसेंट के अंतर्गत रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट एक्रिलिक शीट, देखिए यहाँ पे साफ साफ ट्रांसपेरेंट वर्ड यूज किया है, तो ये तो आपका ट्रांसपेरेंट हो गया ना। ए थिक स्लैब ऑफ कंक्रीट, एक मोटी कंक्रीट की पट्टियाँ, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ओपेक हो जाएगा। बाकी क्लीन विंडो ग्लास, तो साफ खिड़की का जो शीशा होता है उसके आर पार प्रकाश जा सकता है, वो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपेक पूछा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश स्रोत को रोक देती है, यानी कि जब एक ओपेक जो ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को अगर रोक देती है तो विशेष रूप से तेज धूप में, तब कौन सा दृश्य प्रभाव उत्पन्न होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट यहाँ पे इसके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, ये प्रकाश को रोक देगी और इसके जो बैक साइड है वहाँ पे क्या होगा, शैडो का फॉर्मेशन होता है। तो शैडो इज फॉर्म्ड यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल आपका है, प्रकाश और छाया के व्यवहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, बिल्कुल सही बात है, प्रकाश की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। छाया का आकार प्रकाश स्रोत की दूरी पर निर्भर करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। छाया का जो आकार होता है वो आपका प्रकाश सोर्स की दूरी पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तीसरा है आपका, रंगीन प्रकाश मिलकर नए रंग बनाते हैं, तो ये बात भी सही है, रंगीन प्रकाश मिलकर नए रंग बनाते हैं।
अब देखिए चौथा जो स्टेटमेंट है वो है आपका छायाओं का अपना रंग होता है, शैडो का अपना रंग होता है। तो मैंने आपको बताया था शैडो का अपना कोई भी रंग नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये केवल और केवल लाइट सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। S1, S2, S3, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 सही है। S4 आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दर्पणों से प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत यह दर्शाता है, देखिए प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे हम लोग कहते हैं। यह दर्शाता है कि दर्पण आपतित प्रकाश किरणों के पथ को बदल सकते हैं और उनकी दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। तो यही मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, मिरर जो होता है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। यह सिद्धांत पेरिस्कोप और कैलेडोस्कोप, ठीक है, कैलेडोस्कोप जैसे यंत्रों की मूल अवधारणा बनाता है। देखिए पेरिस्कोप क्या होता है और कैलेडोस्कोप क्या होता है, इसके बारे में आप क्लास 8 में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल के ऊपर जो बना होता है, ठीक है। पेरिस्कोप एंड कैलेडोस्कोप क्या होता है, एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, प्रकाशीय यंत्र होता है जिसका निर्माण आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पे किया जाता है। तो ये बात आपका यहाँ पे कहा जाए तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब प्रकाश अपने मार्ग में किसी वस्तु से टकराता है तो पदार्थ के प्रकार के अनुसार वह या तो पार हो सकता है, अवशोषित हो सकता है या परावर्तित हो सकता है। एक डैश वस्तु प्रकाश को अपने आर पार जाने नहीं देती। तो देखिए कौन किस टाइप की वस्तु प्रकाश को अपने आर पार जाने नहीं देती है, ओपेक वस्तु। तो ओपेक वाला आपका पहला होना चाहिए। 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जबकि एक डैश वस्तु अधिकांश प्रकाश को पार होने देती है, अधिकांश प्रकाश को पार होने देती है, और एक डैश वस्तु कुछ प्रकाश को पार होने देती है पर पूरी तरह से नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर इस लाइन को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि प्रकाश को अपने आर पार जाने देती है, तो ये आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। उसके अलावा तीसरा जो पूछा है वस्तु कुछ प्रकाश को, ठीक है, कुछ प्रकाश को पार होने देती है, जिसका में ट्रांसलूसेंट आपका सही हो जाएगा। ट्रांसलूसेंट पे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो थोड़ा बहुत लाइट पास होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है आपका, इसको मिलान करना है, मैच करना है। तो स्मोक यानी कि धुआं का मिलान किसके साथ होगा, फॉग हो गया, मिरर हो गया, पीस है, पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, ठीक है, रेड हॉट आयरन यानी कि लाल तपे हुए लोहे का टुकड़ा। तो यहाँ पे मिलाना है। हिंदी भी हम आपको बता देते हैं, स्मोक आपका धुआं हो गया, फॉग आपका कोहरा हो गया, ठीक है, मिरर दर्पण हो गया, और पीस ऑफ रेड हॉट आयरन तो लाल तपे हुए लोहे का टुकड़ा। लुमिनियस, रिफ्लेक्टिव, ट्रांसलूसेंट तो आपको यहाँ पे बताना है किसके साथ क्या मैच करेगा। तो स्मोक धुआं क्या है, एक तरह से आपका ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है। फॉग आपका क्या है, फॉग भी आपका एक तरह से ट्रांसलूसेंट है। मिरर आपका रिफ्लेक्टिव होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस, और ये आपका जो पीस ऑफ रेड हॉट आयरन है वो आपका लुमिनियस के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। यानी कि लाल तपे हुए लोहे का टुकड़ा से आप क्या समझ सकते हैं कि लाइट निकलता है, वो एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसको मिलान कीजिए, स्मोक ट्रांसलूसेंट, फॉग भी ट्रांसलूसेंट, स्मोक ट्रांसलूसेंट, फॉग भी ट्रांसलूसेंट, इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। मिरर आपका रिफ्लेक्टिव, पीस ऑफ रेड हॉट आयरन लुमिनियस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे जो वो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7। छाया के निर्माण प्रकाश के सीधी रेखा में प्रसार रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो बिल्कुल सही बात है। छाया का निर्माण कैसे होता है कि प्रकाश अपने सीधी रेखा में गमन करता है और जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है तो प्रकाश आगे नहीं जा पाता है और परिणाम स्वरूप वहाँ पे छाया बनता है। तो ये आपका असर्शन जो अभिकथन जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके पीछे जो वजह बताई गई है, कारण जो बताया गया है वो आपका ये है कि छायाएं इसीलिए बनती है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है और जब यह किसी अपारदर्शी वस्तु में से रुक जाता है तो अवरुद्ध क्षेत्र में अंधकार उत्पन्न हो जाता है जिसे छाया कहते हैं। तो सही बात है, दोनों आपका बिल्कुल सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपका ये वाला है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रकाश से संबंधित एक विज्ञान प्रयोग के दौरान एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एक स्टूडेंट क्या करता है, दर्पण का उपयोग करके प्रकाश की किरण को
कक्षा के विभिन्न सतहों की ओर प्रवर्तित करता है। किसका उपयोग कर रहा है? दर्पण का, यानी कि मिरर का, एक चिकना सरफेस है। ठीक है, यह प्रयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दर्पण आने वाली प्रकाश किरण की दिशा को बदल सकता है ताकि वह इच्छित स्थान पर गिरे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का फिनोमिना आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? रिफ्लेक्शन, ठीक है, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में। बाकी रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है, इसी कारण से यहाँ पे ये हो भी नहीं सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के दौरान प्रयुक्त एक छिद्र, जिसको हम लोग पिन होल कैमरे पर विचार कीजिए। जैसे जैसे ग्रहण आगे बढ़ता है सूर्य की छवि में क्या परिवर्तन देखा जाता है और यह परिवर्तन क्यों होता है? छवि अधिक चमकदार हो जाती है, सूर्य की छवि का एक भाग धीरे धीरे अंधकारमय होता जाता है, छवि उल्टी हो जाती है, छवि नीली हो जाती है। तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य की जो छवि होती है, इमेज जो होती है, वो एक भाग उसका धीरे धीरे अंधकारमय होता जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, उन सभी वस्तुओं का चयन कीजिए जो पूरी तरह से ओपेक है, अपारदर्शी है। और वनस्पति तेल हो गया, किरोसिन स्टोव, दीवार गत्ते की चादर, शीट ऑफ कार्डबोर्ड, लाइटेड टॉर्च हो गया, वॉल शीट ऑफ कार्डबोर्ड, वॉल शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड ग्लास। तो 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपका होमवर्क का सवाल हो गया, होमवर्क। ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपने इससे पहले वाले क्लासेस को नहीं देखा होगा तो पूरा साइंस का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जहाँ पे हम लोग पूरा जो है वो क्लास 6 to 8 तक के साइंस को, एनसीईआरटी साइंस को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं और डायरेक्ट आपको जो वो 20 सवाल यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि सीटेट के एग्जाम में टोटल साइंस से 30 सवाल पूछे जाते हैं, 20 आपका डायरेक्ट कंटेंट से पूछा जाता है और 10 पेडागोजी से। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 6 से लेकर 8 तक, ठीक है, सभी चैप्टर को 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज़ें आपको बताई गई होगी वो सभी चीज़ें समझ में आई होगी। कोई डाउट आपका होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सीटेट की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।